अपन सभ्यताओं की श्रृंखला के अंदर कालीबंगा सभ्यता कंप्लीट विस्तार से पढ़ चुके हैं और आज अपन राजस्थान की जो दूसरी प्रमुख सभ्यता आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। अब आप कालीबंगा पढ़ने के बाद में आपने लगभग ये पूरा सिस्टम देख लिया होगा कि सभ्यताओं को सरलता से अपन पढ़ सकते हैं, एक एक फैक्ट को सही ढंग से दिमाग के अंदर उतार सकते हैं। ये चीजें समझने के बाद में इतनी सरल हो जाती है कि अपने को डरने या घबराने की जरूरत नहीं होती है। और पेपर बनाने वाला व्यक्ति जहां तक उसका दिमाग जाता है, अपन वहां से क्वेश्चन को खोज करके निकाल सकते हैं यदि समझ है तो, हर एंगल का। आहड़ सभ्यता को आप यदि लास्ट तक इस चीज को पढ़ोगे, समझोगे, क्योंकि आप देखो समझने पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि मैं आपको ऐप के अंदर ये जो कोर्स दे रहा हूं इसके अंदर पूरी चीज आपको डिटेल से दे रहा हूं, विस्तार से दे रहा हूं। जो बोर्ड के ऊपर जो पढ़ाऊंगा मैं लिखवा करके, उसकी आपको पीपीटी फाइल मिल रही है। इसके साथ में हस्तलिखित नोट्स जो हम ऑफलाइन बैच के अंदर यहां कक्षा में पढ़ा रहे हैं, वो लिखित नोट्स डिटो बढ़िया राइटिंग वाले उसकी पीडीएफ आपको मिल रही है और टॉपिक द टॉपिक प्रश्नों की क्विज मिल रही है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और आप इतनी सारी किताबें उठा करके देखोगे, करोगे, उसका मैटर तो मैंने एक जगह व्यवस्थित रूप से कर दिया। आपको तो केवल इस कंटेंट को बढ़िया ढंग से तैयार करना है और माइंड के अंदर रिवाइज करना है, अभ्यास करना है, साथ साथ में नोट्स बनाते चलना है, ताकि एग्जाम के टाइम बढ़िया ढंग से अपन रिवाइज कर पाए और इन चीजों को अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके, स्थायी करके सरलता से अपना एग्जाम देने जाए। तो इन बातों को समझें। अपन आहड़ सभ्यता में किन मुद्दों पे बातचीत करेंगे, इतना सरल कर लूंगा 10 पॉइंटों में। ये सभ्यता कभी जिंदगी में आपके दिमाग से बाहर नहीं जाएगी। यानी आप खुद को लगेगा कि रियल में पढ़ने के सही तरीके क्या होते हैं। अपने तरीके ही होते हैं, अपनी रणनीति ही होती है लोगों से जो अपने को अलग बनाती है। भीड़ चाल नहीं, व्यवस्थित तरीके सीखो पढ़ने की, तो आप बहुत आगे जाओगे। 10 किताब पढ़ने की बजाय एक ही चीज पढ़ो, एक ही कंटेंट पढ़ो, पर उसको पढ़ो इतना बढ़िया तरीके से कि फिर भटकने की जरूरत ना पड़े। तो वो चीजें हमने यहां पे तैयार कर दी है। 2014 से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं। तो राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के अंदर तो आज दिन तक किसी कंपटीशन में क्वेश्चन ना तो बाहर जाने दिया है, ना जाने दूंगा। अब 2-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो वो तो बोर्ड को ही पता नहीं होता, वो डिलीट कर देता है। तो अपन तो इन चीजों को पूरा अच्छे से तैयार कर देंगे। और 6ठी से 12वीं तक की जो स्कूली बुक है उनके अंदर दिया गया डाटा पूरा समावेश है, आपको वो भी चीज अलग से देखने की जरूरत नहीं है। आहड़ सभ्यता में जो फैक्ट है अपन सामान्य जानकारी पढ़ेंगे, फिर आहड़ सभ्यता से संबंधित जो उपनाम जितने भी है पूरे उपनाम वाला तथ्य पढ़ेंगे कि उपनाम से संबंधित क्या क्या बातें हैं, क्यों कहलाते हैं उपनाम। कालक्रम पढ़ेंगे सभ्यता का। मृद भांड से संबंधित खूब क्वेश्चन बनते, ध्यान रखना, क्योंकि आहड़ सभ्यता जो है, एक तो आहड़वासी धातु कर्मी थे, तांबे धातु का खूब उपयोग करते थे ये लोग। तांबे को गलना, उससे उपकरण और औजार बनाने में ये लोग बहुत निपुण और माहिर थे। तो एक तो ये इसकी बहुत खूबी थी, और दूसरी आहड़ की खूबी थी यहां के मृद भांड। मृद भांड वाली जो कला है, लाल और काली मिट्टी के बर्तनों वाली संस्कृति कहलाता है, ये सभ्यता कहलाती है। तो विशेष बात है, ये मृद भांड से जुड़े हुए फैक्ट पूरे क्लियर करेंगे, टू द पॉइंट करेंगे, अपन मृद भांड के टॉपिक में करेंगे। और व्यवसाय, आहड़ सभ्यता, आहड़ वासियों के का व्यवसाय क्या था, वो किस अवस्था में था, इनके व्यापारिक संबंध कहां कहां थे, किन चीजों में ये ज्यादा निपुण थे, व्यापार वाणिज्य कितनी उन्नत अवस्था में विकसित था, उसके क्या प्रमाण और अवशेष है अपने पास, उन अवशेषों को पढ़ेंगे। साथ में व्यवसाय के बाद में फसलें पढ़ेंगे, आहड़वासियों से संबंधित जो फसलों के फैक्ट आते हैं उनको पढ़ेंगे। फसलों के बाद में प्रमुख 2 विशेषता आहड़ सभ्यता की क्या है उनको जानेंगे। आहड़ का संपूर्ण काल जो 2 भागों में बांटा गया, उन 2 भागों को समझेंगे, उनके नाम समझेंगे। ईरानी सभ्यता से समानता के अवशेष क्या है, यानी यहां से कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो आहड़ सभ्यता को ईरानी सभ्यता से मिलती जुलती बताई जाती है। जैसे कालीबंगा में अपन ने पढ़ा, कालीबंगा सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान के अंदर जो हड़प्पाकालीन एक स्थल है कोट दिजी, उस कोट दिजी से मिलते जुलते हैं। मैंने बताया था कालीबंगा क, कोट दिजी क, कालीबंगा सभ्यता के अवशेष कोट दिजी सभ्यता से मिलते जुलते हैं। कोट दिजी पाकिस्तान में है, सैंधव सभ्यता का स्थल है, लेकिन सुरकोटदा या सुरकोटड़ा गुजरात में है। तो कोट दिजी से मिलते जुलते थे कालीबंगा वाले, लेकिन ईरानी सभ्यता से मिलते जुलते हैं अपने आहड़ वाले। ध्यान रखना, यह खूबी अपने को ध्यान रखनी। कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन यह एक ग्रामीण सभ्यता है, वो भी कारण अपन पढ़ेंगे, ध्यान रखना। लेकिन कालीबंगा से जो बेलनाकार आकृति की मेसोपोटामिया की मोहर मिली है, तो वो मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ के व्यापारिक
पारंपरिक संबंधों को दर्शाती है, तो वो कालीबंगा से प्राप्त हुई। कालीबंगा के अंदर मैंने आपको समझाया था, लेकिन यहां से यूनानी मुद्रा मिलेगी, वो यूनानी लेख को यहां से दर्शाएगी, तो उस बात को अपन पढ़ेंगे। यानी आर्य सभ्यता, इस वीडियो को आप सही ढंग से पूरा देखोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा कि रियल में इतना परफेक्ट कंटेंट है कि आपको कहीं डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम आधार के ऐप में आपको क्या दे रहे हैं, हम विस्तृत बढ़िया ढंग से टॉपिक दर टॉपिक कंटेंट दे रहे हैं और व्यवस्थित कंटेंट दे रहे हैं। इसके साथ आपको लिखित हस्तलिखित नोट्स की पीडीएफ दे रहे हैं साथ में, उसके साथ में पीपीटी जो पढ़ा रहे हैं बोर्ड पे, इसकी जो पीपीटी है वो भी साथ में डाल रहे हैं, और टॉपिकों की क्विज साथ में डाल रहे हैं। और जितने एग्जाम में आई हुए क्वेश्चन है उन प्रश्नों का, अब जैसे सभ्यता कंप्लीट होती, सभ्यताओं से संबंधित जो प्रश्न आज दिन तक एग्जाम में कोई भी एग्जाम में से पूछा गया हो, उन एग्जाम का वीडियो हम आपको दे रहे हैं प्रश्नों को हल करके। तो आपको क्या चाहिएगा, इस कंटेंट को अच्छे से तैयार करो मजबूती से। आधार क्लासेस बालोत्रा का जो ऐप है, उस ऐप पर आओ, आप गूगल प्ले से जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, और वहां पर आपको ये कोर्स दे रखे हैं, परचेज करें, आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में, और अपनी तैयारी को नई धार दें। और या नजदीक के बच्चे हैं तो ऑफलाइन बैच के अंदर आए, खूब सारी चीजें मिलेगी आपको, एक एक टीचर्स के बेस्ट लेक्चर मिलेंगे आपको इसमें। तो इसमें देखिए अपन इसकी शुरुआत करते हैं। अब एक एक पॉइंट सामान्य जानकारी से संबंधित करेंगे, ठीक है। आर्य के बारे में, आर्य सभ्यता से संबंधित सबसे पहले पॉइंट, आर्य सभ्यता की सामान्य जानकारी यहां से पढ़ेंगे। सामान्य जानकारी क्या है, बेसिक परिचय, स्थिति विस्थिति, खोज वोज, इनके बारे में अपन समझेंगे। सामान्य जानकारी तो उदयपुर में स्थित है, सीधी सीधी बात है, ये उदयपुर जिले में है आर्य सभ्यता। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है, अब ये किसके किनारे है, आयड़, इस आयड़ को ही कहते हैं बेडस नदी। तो आयड़ या बेडस नदी के किनारे, बेडस नदी के किनारे विकसित हुई ये सभ्यता, ये भी ध्यान रखना, किनारे विकसित हुई ये सभ्यता। इसकी जो खोज है सर्वप्रथम, तो मैं सर्वप्रथम ही लिख दूं, ठीक रहेगा। सर्वप्रथम खोज, सर्वप्रथम खोज तो ये 1953 में, और किसके द्वारा, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। खोजकर्ता और उत्खननकर्ता बेटा सही ढंग से पढ़ लेना, कौन कौन से किससे संबंधित है। जैसे कालीबंगा में मैंने पढ़ाया अमलानंद घोष, और उत्खननकर्ता के अंदर बीबी लाल, बीके थापर, और वहां के एम श्रीवास्तव, एमडी खरे, इन लोगों के नाम आए थे। कई बार आता कि निम्न में से कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है, 4 व्यक्तियों के नाम दिए जाते हैं, उनमें से एक अलग सभ्यता का आदमी दे दिया जाता है, तो उसको टालना पड़ता है। तो ये समझ काम आएगी, क्वेश्चन कहां से बनते हैं वो अपनी समझ काम आएगी वो ज्यादा। तो अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में। उत्खनन की बात करें, यदि यहां पर खुदाई की बात करें, उत्खनन खुदाई कार्य की बात करें, तो 1954 में यहां पे आरसी अग्रवाल के नेतृत्व में यह कार्य हुआ। आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, आरसी अग्रवाल के नेतृत्व में खुदाई का कार्य हुआ। और यहीं पे 1961 के अंदर उत्खनन जो कार्य है वो एसडी सांकलिया के नेतृत्व में हुआ, एसडी सांकलिया के नेतृत्व में हुआ। एसडी सांकलिया का मतलब हसमुख दास सांकलिया, हसमुख दास सांकलिया के नेतृत्व में यहां कार्य हुआ। तो याद रखना, उदयपुर के अंदर आर्य सभ्यता कहां स्थित है, उदयपुर में स्थित है, आयड़ या बेडस नदी के किनारे स्थित है। सर्वप्रथम खोज 1953 अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई, और इसका उत्खनन कार्य 1954 आरसी अग्रवाल और 1961 एसडी सांकलिया। तो सामान्य परिचय वाला जो पहला अपना पॉइंट है वो कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड पॉइंट इसके अंदर देखिए, अभी जो अपन चीज पढ़ेंगे उपनाम से संबंधित, यहां से खूब सारे फैक्ट पूछे जाते हैं। आर्य सभ्यता से जुड़े उपनाम कौन कौन से हैं, उन उपनामों के बारे में समझिए। एक तो इसको कहते हैं ताम्रवती, ध्यान रखना ताम्रवती, क्योंकि यहां से तांबे के खूब सारे अवशेष प्राप्त हुए। तांबे के सर्वाधिक उपकरण, औजार, खूब सारी चीजें प्राप्त हुई है, तब इसको ताम्रवती सभ्यता कहते हैं। लेकिन ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे। तो ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी तो गणेश्वर नीम का थाने वाली है, लेकिन ताम्रवती पूछे तो अपनी आहार सभ्यता है। तो ताम्रवती भी, क्योंकि यहां से तांबे के उपकरण औजार खूब मात्रा में मिले, तब इसको ताम्रवती कहा गया। और इसकी अपन बातचीत करें ताम्रवती की, तो इसको धूलकोट भी कहा जाता है, इसको धूलकोट भी कहा जाता है। कारण यह है, मैं चीज बताऊं आपको, बताया जाता है कि एक
मिट्टी का टीला है, उस मिट्टी के टीले के नीचे दबी हुई यह सभ्यता प्राप्त हुई, इसके अवशेष प्राप्त हुए खुदाई के अंदर। तो उस मिट्टी के टीले के नीचे दबे होने के कारण इसको धूल कोट कहेगा। धूल यानी क्या होते हैं? धूल के कण, मिट्टी के कण। तो धूल कोट एक मिट्टी का टीला था, उस टीले के नीचे मिली, तो धूल कोट का अर्थ होता है मिट्टी का टीला, यह भी ध्यान रखना। तो यह मिट्टी के टीले के नीचे दबी मिली थी, मिट्टी का टीला, उसके नीचे यह प्राप्त हुई थी, मिट्टी का टीला, ध्यान रखना। इसका स्थानीय भाषा में जो नाम था वो इसको कहा गया आघाटपुर। आघाटपुर या आघाटपुर दुर्ग के नाम से जानी गई, और यह इसका नाम स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में ध्यान रखना, स्थानीय भाषा में, ये ठीक है, चलो वापस सही कर देते हैं, स्थानीय भाषा में। और यह भी कब कहा गया स्थानीय भाषा में यह नाम? यह लगभग 10वीं 11वीं सदी में, 10वीं 11वीं सदी में इसका नाम आघाटपुर या आघाटपुर दुर्ग था। तो यह भी ध्यान रखना। अब यदि अपनी सभ्यता के बारे में बातचीत करें, इस सभ्यता के अवशेष बनास नदी तक मिले, तो इसको बनास संस्कृति भी कहा जाता है, बनास संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि बनास नदी तक, अब देखो बनास नदी और आहड़ जो आयड़ नदी है, इस आयड़ नदियों के बीच में यह सभ्यता विकसित हुई है। आयड़ के ये नजदीक पड़ती है बेडस के, बनास इससे काफी दूर है, लेकिन बनास नदी तक इसके अवशेष पाए जाने के कारण इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, खूब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आहड़ बनास संस्कृति के भाग कौन कौन से स्थल है? आहड़ बनास संस्कृति में शामिल स्थल, में शामिल स्थल कौन कौन से हैं? तो मैं कुछ स्थलों के नाम बता रहा हूं, ध्यान रखना। इसके अंदर आपके बालाथल है, इसके अंदर ही आएगा क्योंकि नदियों के आसपास ही पड़ता है बालाथल। बालाथल के अलावा गिलुंड सभ्यता जो है राजसमंद वाली, वो इनके अंदर शामिल होती है आहड़ बनास संस्कृति में। इसके साथ में उज्जनिया सभ्यता, उज्जनिया पड़ती है भीलवाड़ा में, उज्जनिया, ये स्थल आहड़ बनास संस्कृति के भाग है। बालाथल आपके, अलग पेन से लिख देता हूं, बालाथल आपके उदयपुर में है, ध्यान रखना, ये उदयपुर में है। गिलुंड राजसमंद में है, गिलुंड राजसमंद में स्थल है, और उज्जनिया भीलवाड़ा में है, उज्जनिया भीलवाड़ा में है, उज्जनिया भीलवाड़ा, ध्यान रखना, भीलवाड़ा में। तो ये जो सभ्यताएं हैं ये आहड़ बनास संस्कृति में शामिल स्थल माने जाते हैं। और देखिए उपनामों के अंदर, अभी तो उपनाम आधे ही आए हैं, आधे और पड़े हैं। तो इसको ताम्रवती कहते हैं, ध्यान रखना। आहड़ को धूल कोट कहा जाता है क्योंकि मिट्टी का जो टीला है उसके नीचे दबी हुई ये प्राप्त हुई है। आघाटपुर दुर्ग या आघाटपुर के नाम से स्थानीय भाषा में 10वीं 11वीं सदी में ये जानी गई थी। बनास संस्कृति के नाम से जानी जाती है आहड़ सभ्यता, क्योंकि बनास नदी तक इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। आहड़ बनास संस्कृति में शामिल जो स्थल है बालाथल, गिलुंड और उज्जनिया, ये 3 बढ़िया सभ्यताएं जो आहड़ बनास संस्कृति का हिस्सा मानी जाती है, क्योंकि इन नदियों के आसपास यही सभ्यता है, इनसे दूर नहीं है। अभी उपनाम के अंदर आगे और देखिएगा, उपनाम के अंदर ये अपना एक उपनाम हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये इसका 4th पॉइंट, ये इसका 5th पॉइंट। आगे देखिए उपनाम के अंदर 6ठा पॉइंट, उपनाम के अंदर 6ठा पॉइंट अपन कवर करेंगे। तो इस सभ्यता को, इसको ग्रामीण सभ्यता कहते हैं, ये ग्रामीण सभ्यता है। लेकिन कालीबंगा वो आपके नगरीय सभ्यता थी। और यदि इस सभ्यता के बारे में और पढ़े अपन तो इसको ताम्र, कांस्य, लोहे युगीन सभ्यता कहते हैं। ये गजब की चीज है, ध्यान रखना। यहां बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि यहां से तांबे के तो खूब सारे उपकरण मिले, कुछ कांसे के मिले, और अंतिम दौर था वहां से लोहे के इसके अवशेष भी मिले हैं। तो ये प्रमुख रूप से इस आहड़ के संपूर्ण काल को 2 भागों में बांटा जाता है, एक ताम्र युगीन और एक लोहे युगीन। अब देखो कांसा क्या होता है, तांबा प्लस टिन मिलाने से बनता है। तो कालीबंगा सभ्यता तो पूरी कांसे युगीन सभ्यता थी। तो ये ताम्र कांसे लोहे युगीन सभ्यता है, क्योंकि यहां तांबे के, कांसे के और लोहे के तीनों अवशेष मिले हैं। सबसे ज्यादा तांबे और लोहे के मिले हैं। तो ताम्र कांसे लोहे युगीन सभ्यता पूछे तो सभ्यता कौन सी बताओगे आप? आहड़ सभ्यता बताओगे। आहड़ सभ्यता का नाम आपको ये देना है, इसके बारे में ध्यान रखना है। दूसरी चीज यदि ये पूछा जाए दक्षिण पश्चिम राजस्थान की, दक्षिण पश्चिम राजस्थान की
राजस्थान की प्रमुख सभ्यता, प्रमुख सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता है, दक्षिण पश्चिम राजस्थान की सबसे प्रमुख सभ्यता है। इसका कारण देखिएगा, मैं कुछ चीजें बता रहा हूं। जैसे मान लो ये राजस्थान है, आप इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ लीजिएगा। ये राजस्थान का दक्षिणी भाग है और ये पश्चिमी भाग है। उदयपुर का इलाका यहां पड़ रहा है जो दक्षिण और पश्चिम के बीच में है। तो ये दक्षिण पश्चिम, देखो कालीबंगा तो यहां पे पड़ी है, उत्तर में है, और ये दक्षिण पश्चिम में सबसे टॉप सभ्यता कौन सी है? अपनी आहड़ सभ्यता है। तो दक्षिण पश्चिम राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता कौन सी मानी जाएगी? तो आहड़ सभ्यता मानी जाएगी। ये भी अपने आप में बहुत विशेष चीज है, इसको भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ये चीजें भी आपको खूब यहां से पूछी जाती है। अगली चीज देखिए, 9 नंबर, 9वीं चीज देखिए, आहड़ से 8 स्तरों की बस्तियों के प्रमाण प्राप्त हुए। प्रमाण प्राप्त, यह गजब की चीज है। 8 स्तरों की बस्तियों के प्रमाण का अर्थ होता है कि आहड़ के बारे में यह बताया जाता है, यह आहड़ 8 बार उजड़ा है और 8 बार पुनः वापस स्थापित हुआ है। 8 अलग अलग स्तरों की बस्तियों के प्रमाण और अवशेष मिले कालक्रम में। तो यह चीज गजब की चीज है। इसमें आप देखना चाहो तो उपनाम के अंदर 9 एक उपनाम अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से खूब पूछे जाते हैं और ये परीक्षा के अंदर आते भी है। तो इनको अपने को ध्यान रखना जरूरी है कि क्या क्या चीजें आती है, किस प्रकार की आती है, कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट भी इनके लेने चाहो तो ये कितने नाम हो गए? 1 2 3 4 5 ये हो गए। फिर यहां से देखें तो 6 7 8 9, और एक उपनाम मैं आपको और बता दूं, यदि ऐसा भी पॉइंट बने ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता, तो भी इसमें कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि यहां से तांबे के और पाषाण के दोनों काल के अवशेष अपने को प्राप्त हुए हैं, तब इसको ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो सेकंड पॉइंट जो अपना उपनाम वाला है वो अपना कंप्लीट हो गया। सामान्य परिचय पढ़ लिया, उपनाम से संबंधित बातें देख लो, ढंग के फैक्ट है, साथ साथ पढ़ते जाओगे, इन चीजों के आप नोट्स तैयार करते जाओगे, और फिर आप टॉपिक पढ़ने के बाद आए हुए पर्सन एग्जाम के, किसी भी एग्जाम आए हुए क्वेश्चन देख लेना, आपकी कोई चीज गलत नहीं होगी। क्योंकि देखो बनता क्या है, जो रात दिन पढ़ाता उसको सब पता है, उसको पता है कि भाई चीजें कहां कहां से किस प्रकार से पूछी जाती है। जब पूरा डाटा माइंड में क्लियर करवा देते हैं ना, तो फिर वो किसी प्रकार से घुमा फिरा करके भी पूछे तो भी अपना क्लियर हो जाता है। क्योंकि चीजें अपने क्लियर है, कंसेप्ट अपनी क्लियर है, माइंड में पूरी बातें क्लियर है, किसी भी प्रकार का कोई दवंद नहीं है, तो चीजें अपने आप क्लियर होगी। पढ़ो तो इस प्रकार से पढ़ो कि फिर किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। अब अगला पॉइंट देखिएगा, अब तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे अपन। तीसरे पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे कालक्रम। अब बातचीत करेंगे अपन कालक्रम की, आहड़ सभ्यता का कालक्रम। देखिएगा, इसके बारे में कहा जाता है कि ये 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता, पुरानी सभ्यता है, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। लेकिन इस सभ्यता का कालक्रम देने वाले हैं गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा इतिहासकार जो है, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, शर्मा के अनुसार आहड़ सभ्यता का, आहड़ सभ्यता का कालक्रम, आहड़ सभ्यता का कालक्रम 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के मध्य है, के मध्य था। यह चीज गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इनके कालक्रम से संबंधित पूछी गई है, बताई गई है। इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। कालक्रम के बाद में यदि यहां के अपन मृद भांडों की बातचीत करें, मृद भांड, आहड़ सभ्यता से जो मृद भांड प्राप्त हुए हैं
उनसे संबंधित क्या क्या फैक्ट बनते हैं उनके बारे में देखिए। तो विशेष चीज है, आड़ से खूब मृद भांड मिले हैं। आप आड़ सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो दो प्रमुख विशेषता यह है, एक तो आड़वासी धातुकर्मी थे, यानी तांबे को गलना, उसके उपकरण, उसके औजार बनाना, इसमें निपुण थे। तांबे की भट्टियां मिली है यहां से, तो एक तो ये इसकी विशेषता बहुत बड़ी है। और एक आड़ से तांबे के खूब सारे बर्तन मिले हैं, ये मृद भांड मिले हैं। मिट्टी के बर्तन यहां से सर्वाधिक मिले हैं, सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं। तो यह भी खूबी जो है अपने आप में विशेष है। तो मृद भांड के अंदर यदि देखें, मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुए, मात्रा में प्राप्त हुए। एक तो यह ध्यान में रखना है, आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तनों वाली संस्कृति कहा जाता है, संस्कृति कहा जाता है, संस्कृति कहा जाता है। यह विशेष चीज है अपने आप में, ध्यान रखना। इसके अलावा यहां से भूरे रंग से चित्रित मृद भांड भी प्राप्त हुए हैं, मृद भांड प्राप्त हुए हैं। मृद भांड भूरे रंग से चित्रित, ध्यान रखना, मृद भांड। और मृद भांडों के बारे में देखिए और क्या क्या फैक्ट है मृद भांडों से संबंधित। उल्टी तिपाई विधि से मृद भांड बनाए जाते थे, मृद भांड बनाए जाते थे। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। उल्टी तिपाई विधि का अर्थ होता है, आज भी कुंभार साग के ऊपर जब मटके वटके बनाता है तो नीचे का पैंदा होता है वो सबसे पहले बनाता है, ऊपर से बनाते 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 फिर नीचे जमीन पे उनका जो मुख होता है ऊपरी भाग वो सबसे लास्ट में बनाता है। इसको कहते हैं उल्टी तिपाई विधि से बर्तनों को बनाना। और ये आहार के अंदर प्रचलित थी, यानी इन चीजों के बारे में, इन कलाओं के बारे में इनको नॉलेज था। और यदि चीज देखें यहां पर तो मिट्टी से निर्मित खिलौने प्राप्त हुए यहां से, मिट्टी से निर्मित खिलौने प्राप्त हुए यहां से। अगला यदि फैक्ट यहां से पढ़ें, 5-6 सूले प्राप्त हुए, एक साथ 5-6 सूले प्राप्त हुए हैं। इसका अर्थ यह लगा सकते हैं संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी, संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी, ये अपन मान सकते हैं। बाकी तो देखो आज के दिन में तो एक सूला होता है वो भी पड़ा रहता है, बाहर खाना वाना सब चीजें हो जाती है, लेकिन 5-6 सूलों का एक साथ मिलना, तो ये किस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि यहां संयुक्त परिवार प्रथा रही होगी, इस बात को। इसके साथ में यहां से द्विमुखी सूले प्राप्त हुए हैं, द्विमुखी सूले प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखना, द्विमुखी का अर्थ होता है एक का इस साइड और एक का दूसरी साइड, जो सूले होते हैं मुख के, इस प्रकार के द्विमुखी सूले यहां से प्राप्त हुए। तो यदि अपन सभ्यताओं में पढ़ते हैं 5-6 सूलों का समूह आहार से प्राप्त हुआ, द्विमुखी सूले जो है वो भी आहार से प्राप्त हुए, लेकिन तंदूर के सूले हैं वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इन बातों को अपने को विशेष रूप से ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये जो फैक्ट है ये मृद भांड से संबंधित है। विशेष बात आपको इस पॉइंट को याद में रखना है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आहार सभ्यता मृद भांडों के लिए प्रसिद्ध है, विख्यात है, और ये पूछा गया है। तो लाल काले मिट्टी के बर्तनों वाली संस्कृति किसको कहा जाता है? आहार को कहा जाता है। लाल काले, रेड एंड ब्लैक वे वाली
ये एक संस्कृति है, ध्यान में रखना है। भूरे रंग से चित्रित मृद भांड भी यहां से खूब प्राप्त हुए हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। और ये इस प्रकार के मृद भांडों के बारे में ध्यान में रखना है। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे, आहड़ में जो मकान बनते थे वो किस प्रकार के होते थे, आहड़वासियों के इस सभ्यता के मकान के क्या क्या खूबियां हैं। तो देखिएगा, ये मकान बनाने में पत्थर, मिट्टी व धूप में पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, ईंटों का प्रयोग करते थे। घर बनाने में पत्थर का भी उपयोग होता था, मिट्टी का भी प्रयोग होता था, और धूप में पक्की ईंटों का भी ये लोग प्रयोग करते थे। मकान आयताकार आकृति के होते थे, आकृति के बने होते थे, ज्यादातर आकृतियां आयताकार पाई गई। यह चीज भी ध्यान में रखना है आपको, विशेष करके सत में बांस व बल्लियों का प्रयोग करते थे, बांस और बल्लियों का प्रयोग करके ये ढकते थे, बल्लियों का प्रयोग करके ढकते थे, ढकते थे, ये ध्यान में रखना है। तो इनका प्रयोग करके, बांस और बल्लियों का प्रयोग करके छत को ये लोग ढकते थे। ये इनके मकान के प्रमाण हैं, ध्यान रखना। मकानों के बारे में जो फैक्ट बन सकते हैं कि आहड़वासियों के मकान कैसे होते थे, किन के बनते थे, तो इसमें पत्थर का, मिट्टी का, धूप में पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, आयताकार आकृति के मकान इनके ज्यादा हुआ करते थे। ये ग्रामीण सभ्यता थी, वो तो अपने पढ़ी पढ़ी है अपने आप में, तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। अब आहड़ से संबंधित और बातें देखिएगा आप। अब आपको यदि इन चीजों के बारे में आप फैक्ट पढ़ोगे तो आपको आनंद आएगा। इनका जो व्यवसाय है, व्यवसाय से संबंधित बातें पढ़ेंगे अपन। यहां पे बातों को पढ़ना, यहां से खूब सारे फैक्ट आएंगे, एक एक फैक्ट आपको इतना व्यवस्थित मिलेगा कि आपको मजा आ जाएगा कि चीजें किस प्रकार से पूछी जाती है और किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो ये चीजें मैं पूरी की पूरी मेहनत करके उसका निचोड़ आपको दे रहा हूं, ताकि आपको कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े। व्यवसाय से बातचीत करें, आहड़ वासियों का प्रमुख उद्योग तांबा उद्योग था, ध्यान रखना। तांबा उद्योग, तांबा उद्योग था, यह प्रमुख उद्योग था। उद्योग प्रमुख तांबा उद्योग था, क्योंकि इन लोगों को तांबे को गलने में, गल करके उपकरण बनाने में, औजार बनाने में ये लोग निपुण थे। तब ये ताम्रवती भी कहलाई थी, और ताम्र से संबंधित खूब सारे औजार यहां पे मिले हैं। तांबा गलने, उसके उपकरण बनाने व औजार बनाने में निपुण, औजार बनाने में निपुण, ये लोग निपुण थे, ध्यान रखना। औजार और उपकरण बनाने में निपुण थे, और ऐसे अवशेष खूब मिले। तांबा गलने की भट्टियां प्राप्त, अब ये अवशेष भी मिले अपने को। तांबा गलने की यहां से, आहड़ से भट्टियां प्राप्त हुई है। और भी देखा जाए तो 2 तांबे की कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई। देख लो क्या क्या चीजें बनी मिली है। 2 तांबे की कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई। यहीं से 6 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई। तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई। और यदि फैक्ट के बारे में बातचीत करें तो यहां से यूनानी मुद्रा भी प्राप्त हुई। यूनानी मुद्रा प्राप्त, लेकिन यूनानी मुद्रा के बारे में आप खूबी समझिए। यूनानी मुद्रा से संबंधित क्या क्या पॉइंट पूछे जाते हैं, बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि इस यूनानी मुद्रा के ऊपर एक तरफ तो यूनानी देवता अपोलो को दिखाया गया,
अपोलो इसका चित्र है। दूसरी तरफ, इसके दूसरी तरफ त्रिशूल की आकृति बनी हुई है, त्रिशूल की आकृति बनी हुई है, और इस यूनानी मुद्रा के ऊपर एक यूनानी लेख भी है, यूनानी लेख, यूनानी लेख भी इसके ऊपर अंकित है। तो यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। यूनानी जो मुद्रा प्राप्त हुई है, यूनानी मुद्रा या यूनानी लेख कहां से प्राप्त हुआ? तो आहड़ सभ्यता से। लेकिन बेलनाकार आकृति की मेसोपोटामिया की मोहर जो प्राप्त हुई तो वो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। विशेष फैक्टों को आपको ध्यान में करना है। यानी आहड़ से देखो तांबे गलने की भट्टियां मिली, 2 तांबे की कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई, 6 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई, और एक यूनानी मुद्रा यहां से प्राप्त हुई। और यूनानी मुद्रा जो है, उस यूनानी मुद्रा की एक तरफ अपोलो दिखाया गया है, यूनानी देवता, दूसरी तरफ त्रिशूल की आकृति दिखाई गई है, और इसके ऊपर जो लेख है वो यूनानी भाषा में लिखा हुआ है, तब इसको यूनानी लेख कहते हैं। वो इनसे रिलेटेड किसी भी प्रकार से बड़ी लाइन बना करके, छोटी लाइन बना करके, कथनों में डाल करके पूछी जा सकती है। तो अपने को दिमाग खोल करके इन चीजों को समझना है कि भाई देखो, सभ्यताओं में तो पूरी लिखी हुई चीजें तो है नहीं, पुरातात्विक सामग्री के जो अवशेष मिले हैं उन अवशेषों के आधार पर तो ये चीजें पढ़नी होती है, क्योंकि कालीबंगा के अंदर मैं कंप्लीट बातें समझा चुका हूं सभ्यताओं के बेसिक अवधारणाओं के बारे में। तो ये फैक्ट अपने को पूरे के पूरे पढ़ने पड़ेंगे। तो आहड़ वासियों का प्रमुख उद्योग तांबा उद्योग था। तांबा गलने, उसके उपकरण बनाने और औजार बनाने में निपुण थे। तांबा गलने की भट्टियां प्राप्त हुई, 2 तांबे की कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई, 6 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई, यूनानी मुद्रा प्राप्त हुई जिसमें एक तरफ अपोलो है, दूसरी तरफ त्रिशूल है, और यूनानी लेख उसके ऊपर दर्शाया गया है। यह चीज अपने को ध्यान में रखनी है। और देखिए इनसे संबंधित और अवशेषों में देखिए, व्यवसाय के अंदर कुछ चीजें और बता रहा हूं आपको पॉइंटों के अंदर। बनासियन बुल, अब बुल अपन किसको कहते हैं? बैल को। तो वो बैल भी लिख सकता है, बैल ना लिखे तो वो वर्षभ भी लिख सकता है। वर्षभ की आकृति प्राप्त हुई, वर्षभ की यहां से अपने को क्या प्राप्त हुई है? आकृति प्राप्त हुई है। यह भी अपने आप में बहुत बढ़िया चीज है। यह भी बताया जाता है धातु के अंदर ये लोग तांबा, कांसा वह लोहे से परिचित थे, लोहे से परिचित थे। इन धातुओं का यहां उपयोग हुआ है, तांबे का सबसे ज्यादा हुआ है, क्योंकि संपूर्ण आहड़ सभ्यता के कालक्रम को देखा जाए 2 भागों में तो ताम्र युगीन और लोह युगीन दोनों काल के अवशेष मिले हैं। सबसे ज्यादा तांबे के अवशेष मिले हैं। तब मैंने इसके उपनाम में बताया था ताम्र कांस्य लोह युगीन सभ्यता, ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता, क्योंकि तांबे और पाषाणकालीन भी अवशेष यहां से खूब मिले हैं। तो जो अवशेष मिले वो चीजें पढ़नी पड़ेगी। लेकिन इस सभ्यता की प्रमुख 2 विशेषता, एक तो धातुकर्मी थे और दूसरी विशेषता लाल काले मिट्टी के जो मृद भांड थे। ये इसकी 2 विशेषता है, क्योंकि मिट्टी के मृद भांड यहां पे खूब मिले हैं, मृद भांडों के अवशेष खूब प्राप्त हुए हैं, और एक धातुकर्मी को होने के कारण तांबे के औजार उपकरण यहां से खूब प्राप्त हुए हैं। ये 2 खूबियां अपने आप में बहुत अलग है, इनको अलग बनाती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तांबा कांसा लोहे से परिचित थे, लेकिन विशेष बात ध्यान रखना, आड़वासी जो है वो चांदी से परिचित नहीं थे। और ये कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, चांदी से परिचित नहीं थे, परिचित नहीं थे। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। विशेष करके इन चीजों को आपको हाईलाइट करना है, इनको आपको समझना है। अगला पॉइंट इसके अंदर देखिए, रंगाई सफाई उद्योग उन्नत अवस्था में था, उन्नत अवस्था में था, क्योंकि यहां से रंगाई सफाई के खूब ठप्पे प्राप्त हुए हैं। तो रंगाई सफाई उद्योग ये उन्नत अवस्था में था। ये विशेष बात है इस सभ्यता की, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। यहां से माप तोल के बाट प्राप्त हुए, बाट प्राप्त हुए जो आहड़ के व्यापार वाणिज्य की उन्नति को दर्शाते हैं।
तो ये भी चीज अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। माप तोल के बाट, मापक, ये भी यहां से प्राप्त हुए हैं। ये खूबी भी आपको ध्यान में रखनी है, ये भी विशेष है। माप तोल के बाटक जो बाट है ये भी प्राप्त हुए हैं। यहां से ध्यान रखना, सिल्लाबट्टे व पेन प्राप्त हुए। पत्थर के जो सिलाबट्टे और जो पेन है वो प्राप्त हुए, इनको भी अपने को ध्यान में रखना है। तो ये खूब सारे अवशेष जो है वो इस सभ्यता से पूछे गए हैं। तो अपन फैक्ट यदि सही ढंग से पढ़ेंगे करेंगे तो पूरी की पूरी चीजें अपनी है वो क्लियर हो जाएगी, और जो एग्जाम में पूछा जाता है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, व्यवसाय के अंदर प्रमुख उद्योग तांबा उद्योग है। तांबा गलने, उसके उपकरण बनाने और औजार बनाने ये लोग निपुण थे, यानी धातुकर्मी थे अपने आप में। तांबा गलने की भट्टियां प्राप्त हुई, 2 तांबे की कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई, 6 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई, यूनानी मुद्रा प्राप्त हुई जिसके अंदर यूनानी लेख है, एक तरफ अपोलो दिखाया गया, दूसरी तरफ त्रिशूल है। ये भी चीजें इसके अंदर है। फिर यदि और बात की जाए तो इसमें बनासियन बुल, बैल की आकृति दिखाई गई। तांबा, कांसा, लोहे से परिचित ये लोग थे, लेकिन चांदी से परिचित नहीं थे। ये खूब चीजें पूछी गई है। रंगाई सफाई उद्योग उन्नत अवस्था में था। यहां से मापतोल के बाट प्राप्त हुए हैं। आड़ के व्यापार वाणिज्य की उन्नति को दर्शाते हैं, क्योंकि ये मापतोल के बाट दर्शाते हैं कि इन लोगों को व्यापार वाणिज्य के बारे में कितनी जानकारी थी, नहीं तो मापतोल के बाटों को वहां पे क्या करें। और सिल्लाबट्टे और पेन भी यहां से प्राप्त हुए हैं। ये व्यवसाय के बारे में जानकारी होगी, इनके व्यवसाय के बारे में। अब आहड़वासी, आहड़ से संबंधित जो फसलें हैं उनसे संबंधित जो फैक्ट बनते हैं उनके बारे में देखिए। इनकी प्रमुख जो खाद्यान्न फसलें हैं, गेहूं, चावल, वो जवार, ये प्रमुख फसलें हैं इनकी। लेकिन दूसरी चीज, अनाज भंडारण के कुछ कोठियां भी प्राप्त हुई। अनाज भंडारण की जो कोठियां थी, इनको ये लोग गोरे व बंखोटे कहते थे। गोरे वो बंखोटे, और ये खूब एग्जाम के अंदर पूछा गया। गोरे और बंखोटे के बारे में खूब पूछा गया, ध्यान रखना। तो गेहूं, चावल, ज्वार इनकी प्रमुख फसलें थी, और अनाज भंडारण के जो कोठे थे उनको गोरे और बंखोटे कहा गया। एग्जाम में ये पॉइंट सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा गया है। तो आपको फैक्चुअल चीजें जो है वो दिमाग में रखनी है, उनको आपको तैयार करना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। ये क्वेश्चन खूब बनते हैं, इनको समझना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा यहां पर अपन देखें तो अगला पॉइंट है आहड़ सभ्यता की प्रमुख 2 विशेषताएं। गजब की चीज है बेटा, ध्यान रखना। ये फैक्ट जो मिल रहे हैं ना, ये चीज अपने आप में बहुत खूब अलग चीज है। जिन्होंने इन चीजों को तैयार कर दिया ना, पिछली 3rd ग्रेड की भर्ती देख लो, मेंस में राजस्थान जीके में जितना पढ़ाया था बाहर कुछ जाने नहीं दिया। अब 2-4 चीजें तो बैठती है, लेकिन बाकी चीजें यदि मेरे यहां नोट्स में से चीज नहीं आई तो किसी के नोट्स में से नहीं आई, ये तय है। तो इन चीजों को थोड़ा समझना बहुत जरूरी है, व्यवस्थित करने की जरूरत है। और 2nd ग्रेड में कभी नहीं जाती बाहर, कोई भी एग्जाम दो उठा करके। तो ये चीजें आपको जो कोर्स मिल रहा है ऐप के अंदर रिकॉर्डेड, इनको पढ़ो, तैयार करो अच्छे से, इन चीजों को कवर कर लो। 2 विशेषताएं आहड़वासी धातुकर्मी थे। एक चीज ध्यान रखना, धातुकर्मी थे मतलब इनको तांबे को गलना, उपकरण, औजार बनाना आता था। यह बहुत बड़ी खूबी थी आहड़ की। और दूसरी विशेषता थी लाल काली मिट्टी के मृद भांड। ये 2 चीज सबसे ज्यादा प्राप्त हुई, और ये आहड़ सभ्यता की प्रमुख 2 विशेषताएं मानी जाती है। और अगला पॉइंट यदि इसका देखा जाए, नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में देखा जाए, तो आहड़ सभ्यता के संपूर्ण काल को 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 2 भाग? एक तो ताम्रयुगीन, क्योंकि यहां तांबे के खूब सारे अवशेष मिले, और दूसरा
लोहे युगीन, और लोहे के अवशेष भी यहां से खूब प्राप्त हुए हैं। ताम्र युगीन और लोहे युगीन, ये दो भागों में, संपूर्ण काल को दो भागों में बांटा गया, क्योंकि तांबे के अवशेष मिले वो काल और फिर लोहे के अवशेष मिले वो काल। लेकिन सभ्यता की दो विशेषता, धातु कर्मी और दूसरे लाल काली मिट्टी के बर्तन, मृद भांड, ये दो चीज खूब मिली है, तब ये दो इसकी प्रमुख विशेषता है। अब इसका जो लास्ट पॉइंट है उसको आप समझिएगा। ईरानी सभ्यता से, ईरानी सभ्यता से ईरानी सभ्यता से समानता वाले अवशेष, समानता वाले अवशेष, समानता वाले अवशेष, इसको ध्यान में रखना। ईरानी सभ्यता से मिलती जुलती आर्य सभ्यता को क्यों बताया जाता है? कारण क्या है? एक तो बताया जाता है लेपिस लाजुली पत्थर, लेपिस लाजुली पत्थर, एक ओखली टाइप का पत्थर प्राप्त हुआ है जिसको नाम दिया गया लेपिस लाजुली। ये ईरानी सभ्यता से भी इस प्रकार के पत्थर मिले हैं, उससे मिलता जुलता है, जो घरों में काम में लिया जाता था। और एक दूसरा जो कारण है वो है बिना हत्थे वाले जलपात्र, वाले जलपात्र, बिना हत्थे वाले जलपात्र, ध्यान रखना। और बिना हत्थे वाले जो जलपात्र है वो अपने हाथ से मिले हैं, आड़ से मिले हैं, और वो ईरान की सभ्यता से मिलते जुलते हैं, वहां के जल पात्रों के जैसे जैसे हैं। तो लेपिस लाजुली पत्थर जो है ये अवशेष आहड़ सभ्यता से मिला, और बिना हत्थे वाले जल पात्र भी अपने कहां से मिले? आहड़ से मिले। तो ये आहड़ सभ्यता से संबंधित जो 10 फैक्ट थे उनसे संबंधित पूरे पॉइंट अपने क्लियर हो गए हैं। यदि ये चीज आप पढ़ेंगे ना तो एक एक बात आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी, सब जाएगी। अब मैं पूरा का पूरा आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूं, तब पूरे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। आप अच्छे से इन चीजों को पढ़ते हैं, इनको नोट करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो बढ़िया ये सब चीजें आपकी बढ़िया हो जाती है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, जो विद्यार्थी ऐप में कोर्स लेके पढ़ रहा है वो अपने अन्य साथियों को भी बता दें कि आधार क्लासेस बालोत्रा का ऐप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करो, और वहां पर जाकर के अपनी संबंधित भर्ती का कोर्स खरीदो, परचेज करो, और अच्छे से कंटेंट को पढ़ो। क्योंकि वहां पर टॉपिक दर टॉपिक आपको बेस्ट कंटेंट की वीडियो मिल रहे हैं। जो वीडियो दे रहे हैं उसकी पीपीटी फाइल आपको मिल रही है पीडीएफ के रूप में। आपको जो कंटेंट दे रहे हैं, जो टॉपिक दे रहे हैं, टॉपिक दर टॉपिक क्लास में हस्तलिखित नोट्स की पीडीएफ दे रहे हैं, जो आप निकाल करके नोट्स के रूप में पढ़ सकते हैं। और टॉपिक दर टॉपिक आपको प्रश्न उत्तरी क्विज दे रहे हैं, और टेस्ट पेपर साथ में डाल रहे हैं। और टॉपिक से संबंधित परीक्षाओं में, विगत परीक्षाओं में, कोई भी परीक्षा हो, आए हुए प्रश्नों का एक हल वीडियो भी आपको साथ में दे रहे हैं। यानी आपको पूर्णतः संपूर्ण कंटेंट यहीं से मिल रहा है, आपको बाहर से कुछ देखने की जरूरत नहीं है। केवल आधार क्लासेस बालोत्रा के ऐप में जाएं, और वहां से आपको जिस भर्ती की रिक्वायरमेंट है वो कोर्स आप खरीदें, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें, और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जाकर के ट्रायल क्लास है, खूब सारी चीजें आप वहां से देख सकते हैं। तो इनमें देखिए, सामान्य जानकारी, उपनाम, कालक्रम, मृद भांड, मकान, व्यवसाय, फसलें, प्रमुख दो विशेषता, आहड़ का संपूर्ण कालक्रम, ईरानी सभ्यता से समानता के अवशेष, खूब सारी चीजें बता दी। प्रमुख दो विशेषता मैंने बता दी, धातु कर्मी थे, तांबे वाले उपकरण, ताम्रवती, और दूसरा लाल काली मिट्टी के बर्तनों वाली संस्कृति। मृद भांड यहां से बहुत ज्यादा मिले, वो भी लाल काली मिट्टी वाले मृद भांड, और एक तांबा। दो चीजों के लिए आहड़ जाना जाता है। और आहड़ का संपूर्ण काल कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया, ताम्र युगीन और लोह युगीन। क्योंकि मैंने आपको बताया था ये एक ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है, ये एक ताम्र कांस्य लोह युगीन सभ्यता है, ये ग्रामीण सभ्यता है, ये बना संस्कृति है। और आहड़ बना संस्कृति में क्या क्या आती है? 3 सभ्यताएं, बालाथल, गिलूंड और ओजनिया, उनके अवशेष भी मैंने आपको साथ में बता दिए। अब देखिएगा, सामान्य जानकारी उदयपुर में स्थित थी, उदयपुर के अंदर स्थित है, उदयपुर के अंदर स्थित है, इसको भी ध्यान में रखना है। अब आगे देखिएगा, आयड़ नदी के किनारे सर्वप्रथम खोज 1953 अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा, उत्खनन 1954 आरसी अग्रवाल, 1961 एसडी सांकलिया के द्वारा। अगला पॉइंट देखिएगा,
उपनाम ताम्रवती, कारण बता दिया मैंने, धूलकोट, मिट्टी के टीले के नीचे खुदाई में अवशेष मिले। आघाटपुर या आघाटपुर दुर्ग स्थानीय भाषा में 10वीं 11वीं सदी में कहा गया। बनास संस्कृति, क्योंकि इसके अवशेष बनास नदी के आसपास मिले। आहड़ बनास संस्कृति में शामिल स्थल बालाथल, गिलुंड और उजनिया ये स्थल माने जाते हैं। अगली चीज देखिएगा, ये ग्रामीण सभ्यता है। ताम्र कांस्य लोह युगीन सभ्यता है, दक्षिणी पश्चिम राजस्थान की प्रमुख सभ्यता मानी जाती। मैपिंग करके बता दी था मैंने। 8 से 8 स्तरों की बस्तियों के प्रमाण प्राप्त हुए। बताया जाता आहड़ सभ्यता 8 बार उजड़ी और 8 बार वापस स्थापित हुई। और ये ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता है। इसके बाद में देखिएगा, कालक्रम 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है, लेकिन गोपीनाथ शर्मा ने इसका कालक्रम 1900 से 1200 ईसा पूर्व माना है। बताया मृद भांड, मिट्टी के बर्तन यहां से खूब मिले हैं और लाल काले मिट्टी के बर्तनों वाली संस्कृति कहा गया। भूरे रंग से चित्रित मृद भांड भी यहां से प्राप्त हुए हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। उल्टी तिपाई विधि से बर्तन यहां बनाए जाते थे। मिट्टी से निर्मित खिलौना भी प्राप्त हुआ है और 5 से 6 सूले एक साथ समूह में प्राप्त हुए, जिसको संयुक्त परिवार प्रथा के प्रमाण देते हैं। द्विमुखी सूले यहां से प्राप्त हुए हैं। पत्थर, मिट्टी, धूप और पक्की ईंटों से घर बनाए जाते थे। मकान ज्यादातर आयताकार आकृति के होते थे और छत को बांस और बल्लियों से ढका जाता था। और बाकी घरों से जल निकासी के प्रमाण भी मिलते हैं, अवशेष भी मिलते हैं, इनको भी ध्यान में रखना है। यानी इनके मकानों से जो जल निकासी है, जल निकासी के प्रमाण भी प्राप्त मिलते हैं। जल निकासी प्रमाण ये भी यहां से प्राप्त होते हैं, ध्यान रखना। अगली बात देखिएगा, व्यवसाय। आदिवासियों का प्रमुख उद्योग तांबा उद्योग था। तांबा गलने, उसके उपकरण बनाने, औजार बनाने में ये लोग निपुण थे। तांबा गलने की भट्टियां प्राप्त हुई। 2 तांबे की कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई। 6 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई। यूनानी मुद्रा प्राप्त हुई। लेकिन यूनानी मुद्रा की खूबी ध्यान रखिएगा, इस मुद्रा के एक तरफ तो अपोलो का चित्र है और दूसरी तरफ त्रिशूल अंकित है और इसके ऊपर यूनानी लेख है जो बता रखा है आपको। यह फैक्ट बड़ा चढ़ा करके क्वेश्चन बना सकता है। बनासियन बुल, बैल या वर्षभ की आकृति मिली है, खूब बढ़िया चीज है, ये ध्यान रखना। तांबा, कांसा और लोहे से ये लोग तो परिचित थे, क्योंकि मैंने बताया था ताम्र, कांस्य और लोहे युगीन ये संस्कृति थी। लेकिन ये लोग चांदी से परिचित नहीं थी। ये क्वेश्चन कई बार ऑप्शन में डाल डाल के पूछ लेते हैं, कौन से धातु से परिचित है और कौन से परिचित नहीं है। कारण ये कि ये सभ्यता उदयपुर में, उदयपुर साइड के अंदर आपको पता ही है, ये जो जावर खान ये सब सीसा जस्ते के लिए उसके साथ चांदी प्राप्त होती है, वो जगह चांदी के लिए विख्यात है, तो बच्चे भ्रमित होकर के कर सकते हैं। लेकिन आहड़वासियों को चांदी धातु के बारे में, उपयोगिता के बारे में नॉलेज नहीं था। रंगाई सफाई उद्योग उन्नत अवस्था में था, ध्यान रखना, क्योंकि यहां से इसके प्रमाण में ठप्पे खूब मिले रंगाई सफाई के लिए। यहां से माप तोल के बाट मिले, तो अपन समझ सकते व्यापार वाणिज्य कितना उन्नत अवस्था में था, ये भी प्रमाण मिल रहे माप बाट के तोल से। सिला बट्टे और पेन यहां से प्राप्त हुई है, यह भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, फसलों में गेहूं, चावल, ज्वार ये खाद्यान्न फसलें थी। अनाज भंडारण के लिए गोरे और बंखोटे, कई बार पूछा गया गोरे और बंखोटे के अवशेष कहां से मिले, तो आड़ से मिले। गोरे और बंखोटे क्या है, अनाज भंडारण की कोठियां थी। आड़ सभ्यता की प्रमुख 2 विशेषता यदि पूछी जाए तो आप बताओ कि ये धातुकर्मी थे और लाल काली मिट्टी के मृद भांड यहां से सर्वाधिक मिले। ये 2 बढ़िया खूबियां थी इसकी। सभ्यता का संपूर्ण काल 2 भागों में, ताम्र युगीन और लोह युगीन में बांटा गया। और लास्ट पॉइंट है, ईरानी सभ्यता से समानता रखने के कारण क्या है, इसको ईरानी सभ्यता से मिलती जुलती क्यों बताई जाती है, क्योंकि लेपिस लाजुली पत्थर और बिना हत्थे वाले जल पात्र यहां से प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष भी अपने आप में बहुत बढ़िया है। तो आप तो केवल आधार क्लासेस बालोत्रा लिख करके ऐप डाउनलोड करें और उसके अंदर जा करके आप अपना कोर्स प्राप्त करें और बढ़िया ढंग से पढ़ें। और यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएं, टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाएं, खूब सारी चीजें और बढ़िया एक से एक बढ़ करके टीचर्स का कंटेंट मिलेगा। और राजस्थान जीके में राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर का पूर्ण पार्ट मेरा मिलेगा और इंडियन हिस्ट्री का भी, और इतना व्यवस्थित मिलेगा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी सारी चीजें मेहनत करके हमने व्यवस्थित अपने आप ही कर ली है। अभी तक तो चल रहे थे ऑफलाइन में, पर अब चलेंगे ऑनलाइन में भी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं।